राम राम साथियों। इस टाइम मैं डाबा की जो पंचायती चुनाव का माहौल है उसकी हम तहकीकात करने आए हैं कि माहौल कैसा है। इसलिए हमारे साथ ये सुरेंद्र जी सूच एडवोकेट, ये मनीराम जी सहू के पक्ष से हमारे साथ है, और ये बीबी सिमरनजोत कौर जी के पक्ष से भूपेंद्र सिंह जी धारीवाल हमारे साथ है। और पूरी गांव की स्थिति, चुनाव की पीछे की स्थिति और आने वाले समय में कैसे बदलाव आ रहे हैं, इन सारे विषयों पर बात करते हैं। भूपेंद्र जी, आप ये बताएं कि जो अब चुनावी माहौल चल रहा है वो किस तरह का माहौल चल रहा है, ये बताइए। सबसे पहले तो मैं विजय सिंह जी आपसे निवेदन करूंगा कि जितनी भी आप डिबेटें देखते हैं उसमें एक साइडें रहती हैं, साइडें न रह के ये डिबेटें जो है आम जनता की ओर से होनी चाहिए। और मैं किसी पक्ष की ना करके आम गांव की आवाज़, आम एक मतदाता होने के नाते उसी साइड से बोलना चाहूँगा कि अब जो चुनाव होने जा रहे हैं हर 5 साल बाद आते हैं, पिछलों ने क्या किया, आगे वाले से क्या उम्मीद है, इसी के हिसाब से वोटर जो है अपना आगे का जो नया नुमाइंदा है वो तय करता है। ठीक है, ऐसा ही होता है। लेकिन क्या पीछे में जो भी काम हुए हैं, आप कॉमरेड हैं, आपने बड़े आंदोलनों में हिस्सा लिया है, आपने बड़ी अच्छी कई मांगे गांव के लिए उठाई है, तो क्या पीछे वाले जो भी नुमाइंदे हमारे रहे हैं इस पिछले 5 साल में, क्या गुरपास जी के काम से आप संतुष्ट हैं? नहीं, पिछले से ले कभी से ले लो, जब भी होता है, जब चेहरा वोटर चेंज करता है तो इसी उम्मीद के साथ करता है कि नया आने वाला कुछ ज़्यादा अच्छा करेगा और बढ़िया करेगा, इसीलिए ये बदलाव लाया जाता है। और विशेष तौर से क्या है कि जो हमारा देश आज 70 साल हो गए लगभग आज़ाद हुए, और उसमें जो हमारे आजकल के युवा पीढ़ी है, विशेष तौर से युवा जो हैं, उनके अंदर एक रहता है कि महसूस करते हैं कि इस देश के अंदर, गाँवों के अंदर भी एक तंत्र चल रहा है, जबकि युवाओं को आशा है कि लोकतंत्र होना चाहिए। लोकतंत्र का मतलब कि उसके अंदर थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। उसी उम्मीद के साथ जो है पिछले लगातार चुनाव आ रहे हैं, अब जो उम्मीदवार हैं मनीराम जी भी हैं, ये सन 82 से लगातार आ रहे हैं, तो बीच बीच में भी जब ये चुनाव जीतते भी रहे हैं, जब चुनाव हारे हैं, तो वो बदलाव का ही कारण था कि उसने जो नया चेहरा दिखा। आपको क्या लगता है सुरेंद्र जी, जो पिछले कार्यकाल में जो हमारे सरपंच रहे, उनके कामों से क्या आपकी पार्टी, आपका धड़ा या आप किस तरीके से संतुष्ट रहे या नहीं रहे, ये बताएं। देखिए जी, हम तो पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। और जैसे भाई ने बात बताई कि लोकतंत्र रहना चाहिए, एक चेहरा नहीं आना चाहिए। जो पहले भी सरपंच बनते आए हैं और बनते रहेंगे, उनको भी अपनों ने चुना है, अपने बुजुर्गों ने चुना है, सभी ने चुना है। तो क्या आने वाले जो अब चुनाव हैं उनमें आप क्या क्या काम और चाहते हैं गांव के लिए, ये बताएं। गांव के लिए तो ये जो भी बढ़ेगा, जो भी प्रत्याशी से हमें क्या क्या उम्मीद है कि हमारे गांव के लिए मुख्य रूप से ये 3 या 4 काम जरूर होने चाहिए, वो क्या है 3-4 काम? जैसे अपने गांव में जो भी समस्याएं हैं, किसी प्रकार की कोई भी समस्या, कौन सी समस्या है? आप तो पढ़े लिखे एडवोकेट है, आपसे कोई भी बात छुपी हुई नहीं। आपकी बात ठीक है, लेकिन जो पर्सनल समस्या रहती है, छोटी मोटी पर्सनल की तो यहाँ बात ही नहीं कर रहे, हम तो गांव की साझी बात कर रहे हैं। कॉमन समस्याएं हैं, जो गांव के डेवलपमेंट की बात है, उसके लिए हम काम करेंगे और पहले भी काम किया है। ये तो कोई बात नहीं हुई भी। गांव की मुख्य समस्याएं क्या है? भी शिक्षा से जुड़ी हुई है, कोई स्वास्थ्य से जुड़ी हुई है, कोई पानी की समस्या है, पानी भराई की काम में समस्या है, यातायात की समस्या है, गांव की सड़क टूटी हुई, इस तरह की क्या समस्या है जो आपको यूँ लग रही है कि हमें जो हमारे प्रत्याशी से हम उम्मीद करेंगे? जैसे मैं आपको बता दूं थोड़ा, जैसे पानी की समस्या गांव में रहती है। अपने गांव की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार से है कि वो गांव में पानी रहता ही रहता है, तो हमारी कोशिश रहेगी कि गांव में अच्छे नाले बने, अच्छा सीवरेज सिस्टम बने, पानी की समस्या जड़ से समाप्त हो जाए। आप थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे, आपको क्या लगता है कि 3 या 4 काम हमारे मुख्य गांव में, जब भी कोई प्रत्याशी जो जीतेगा उससे हमें क्या उम्मीद है कि ये 3 काम हमें मुख्य रूप से करवाने हैं? अब जो भाई साहब ने कहा पानी की समस्या की निकासी के लिए जोड़ पायतन, जो गांव के लिए लगभग 4-5 जोड़ पायतन थे, काफ़ी बड़े तालाब थे वो,
और सदियों से इस गांव में पूरा पानी ढाबा गांव का ही नहीं, लोवर तक का भी पानी पुराने बुजुर्ग बताते हैं या आते थे और वो पानी समा जाता था। लेकिन ये पीछे की ये कमजोरी रही कि वो जोड़ पायतन है धीरे धीरे घटते घटते जो खड्डों के रूप में धारण करते रहे, वो भी पिछली जो है कुछ कमजोरियां रही हैं। और जो विकास की बात करते हैं, पिछले हमारे गांव के अंदर एक तहसील आई, लेकिन अब बड़ी अफसोस रहा इसका कि उस तहसील को हम इधर उधर घुमाते रहे, क्योंकि गांव के अंदर लंबी सोच रख करके कोई ऐसी जगह नहीं रखी गई जिसके अंदर हम स्कूल बना सकें, तहसील बना सकें, हॉस्पिटल बना सकें। पिछली बार भी हमारे 2-2.5 करोड़ का एक बजट का हॉस्पिटल का आ रहा है, लेकिन बड़ा अफसोस है इस गांव के अंदर कि वो जगह ही नहीं है। और वो जगह क्यों नहीं है कि वो सिर्फ और सिर्फ अपने वोट बैंक की खातर इस गांव के अंदर जो सार्वजनिक जगह थी उनको जो है काट दिया गया, लंबी सोच नहीं रखी गई। ये कमी महसूस रही है, उसकी कमी अब आ रही है। गांव में जो भी भाई साहब जैसे कह रहे हैं, गांव में अच्छा स्कूल अपने, अच्छा हॉस्पिटल है, और भी यहाँ पे हॉस्पिटल है, पशुओं वाला डंगर हॉस्पिटल भी है, सारी फैसिलिटी अपने ढाबा में अवेलेबल है। ढाबा में फैसिलिटियाँ बहुत है सुरेंद्र जी, लेकिन वो फैसिलिटियाँ सिर्फ दिखावे मात्र की है। हॉस्पिटल में स्टाफ नहीं है, तहसील में स्टाफ नहीं है, तहसील में जो स्टाफ की ड्यूटी है वो कभी उपलब्ध मैंने तो देखा नहीं है। नहीं, जब भी मान लो तहसील यहाँ पे पिछले, और आप तो पेशे से वकील हैं, आपके नुमाइंदे भी वकील हैं, क्या उन लोगों ने कभी इस बारे में आवाज उठाई कि तहसील में हमारे गांव में कर्मचारी टाइम से कैसे नहीं आते? पिछले 6 महीने से, साल से अपने ढाबा तहसील में प्रॉपर काम हो रहा है, रजिस्ट्रियाँ यहाँ पे हो रही है, जो कि तहसील का काम हो रहा है। मैं इस चुनाव के चालू होने से पहले तहसील में अच्छी तरह घूम के पता करके गया कि नायब तहसीलदार 3-4 दिन नहीं आते, हफ्ते में 1 दिन आते हैं, हाजिरी लगा। क्या आप लोगों की नुमाइंदगी इसका मतलब सुसुप्त अवस्था में है? नहीं, वो आपकी बात ठीक है, जैसे अधिकारी नहीं आते हैं, किसकी कमी है? गांव के मुखिया लोगों के जो नुमाइंदे लोगों की कमी है ना। अगर लोकतंत्र विफल होगा तो अफसरशाही उस पर भारी होगी। सेक्रेटरी टाइम पे नहीं आ रहा, तहसीलदार टाइम पे नहीं आ रहा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आप और आपका जो कोई ग्रुप है स्टाफ, वो जो नुमाइंदगी कर रहे हो, जब उनकी ड्यूटी बनती है, कोई स्टाफ और रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है भी, यहाँ पे रहे, क्यों नहीं रहते वो? आप थोड़ा सा प्रकाश हो डालें इस बात कि जो कर्मचारी समय पर नहीं आ पाते हैं, आपका जो नुमाइंदा चुनाव जीतेगा उससे आप क्या ये चीजें सारी बंद करवाने की आशा करते हैं? कर्मचारी तो स्कूल के कर्मचारी आ रहे हैं और आ रहे हैं। अब हॉस्पिटल के जो है समस्या जो है, वो समस्या तो इसीलिए ये एक बात जगह नहीं है हॉस्पिटल बनाने के लिए। 6 डॉक्टर जो है लग सकते हैं बेड। हॉस्पिटल की जगह उपलब्ध थी, उसके लिए बजट आया और वो लैप्स हो गया। इसमें भी तो हमारी कमी है, पक्ष और विपक्ष दोनों को मैं तो दोषी मानता हूँ। नहीं, वो तो जो भी पूर्व सरपंच बनते रहे उनकी ये कमियां रही हैं इस गांव में। इसका मतलब सरपंच की तो कमी होगी, क्या हमारा विपक्ष भी सोया रहता है? हमारा विपक्ष भी तो गांव का कमजोर है, इसीलिए कोई कमी होती है। बजट लैप्स हो गया, ढाबा में इंग्लिश मीडियम स्कूल आया हुआ वापिस हो गया, ये कमियां गांव की और हमारी है। इस बात को दोनों धड़े आप स्वीकार करते हो कि नहीं करते? मेरे को तो ये बताया। मैंने तो आपको पहले भी कहा था कि मैं आम नागरिक की तरफ से ज़्यादा कहना उचित समझूंगा। दोनों मेरे लिए तो आम ही हो। तो इसमें क्या है कि नाकामी जो विपक्ष की इसीलिए रहती है, जो स्टेट लेवल पर रहे, राष्ट्र लेवल पर रहे, तो वो उम्मीद रखते हैं कि ये कमज़ोर रहेगा, अगली बार हम आ जाएंगे। वो इसी उम्मीद की, इसीलिए मैंने कहा था कि ये एक तंत्र चलने की बात है, लोकतंत्र होना चाहिए, बदलाव होना चाहिए। जी, हमें तो पूर्ण ही लोकतंत्र दिखाई देता है। जो भी पहले जब तक कि सिस्टम चला है, पंचायती राज चला है, सरपंच बनते आए बनते रहेंगे, इसमें लोकतंत्र की बड़ी बात ही नहीं है। लोकतंत्र की हानि हो रही है। बदलाव नया चरम आ जाए, उससे जो पहले है इनको अच्छा टाइम मिला, गांव ने अच्छा सहयोग दिया और 18 साल का लगातार समय मिला है, कम नहीं होता है 18 साल। सुरेंद्र जी, एक क्वेश्चन, गांव में नशे की बात भयंकर स्तर पर हो रही है, हर तरह का नशा ढाबा गांव में बिकता है। नशे की वस्तु की नाम लेने की, हर तरह का नशा यहाँ मिलता है। आपकी पार्टी क्या इन चुनाव में कोई भी तरह के नशे का उपयोग नहीं करेगी? क्या ये वायदा आप किस तरीके से जनता से? देखिए जी, हम तो पहले भी नशे के खिलाफ हैं, सभी से निवेदन करते हैं अभी नशे से दूर रहो। आप थोड़ा कम खेत का या जो भी आपका रोजगार है थोड़ा कम कर लो, लेकिन जो नशे की आदत है, नशे की लत है, उसको आप इग्नोर करो। लो ही मत, घर में दूध है,
दही है, घी है, उसको खाओ। नहीं, वो तो हम अपनी नशे से दूर रहो। लेकिन हम पहले भी रहे हैं और हम भी आज भी नशे के खिलाफ हैं और हमेशा नशे के खिलाफ रहेंगे। तो इसमें युवा क्या करेगा जब उसके पास कोई साधन नहीं होगा, खाली बैठा है, तो वो कुछ ना कुछ तो करेगा। ये बड़ी कमी रही है हमारे गांव के अंदर, इतना बड़ा गांव होते हुए भी, कि यहाँ खेल सुविधाओं की कमी रही है। खेल सुविधाओं की कमी रहने की वजह से जो भी युवा के पास टाइम बचता था, तो उस टाइम को क्या करेगा, किसी दीवार के सहारे बैठेगा, कहीं जगह ग्राउंड में कुछ नहीं है तो बैठेगा, ऐसी उसमें गलत आदतों में जाएगा। ऐसी कोई अगर जगह उसको नहीं है हमारे पास, हाँ, कोई जिम, कोई खेल वो ग्राउंड नहीं इतना है। बड़ा और गांव होने के बाद अगर उस युवा को सुबह 2-3 घंटे किसी खेल के लिए जगह मिल जाए, उसके साधन हो उसके पास, शाम को जो वक्त निकलता है वो हो, तो वो युवा जो है, जो 15 और 20 साल के बीच का है, उसको वक्त ही नहीं मिलता कि वो नशे की ओर जाए। क्या क्या आपके प्रत्याशी ने कोई ऐसी योजना गांव को दी है कि मैं गांव के लिए ऐसी एक योजना दूंगा कि जिम लगा के दूंगा, खेल ग्राउंड में कोई विकास करूंगा, इस तरीके को प्रॉपर गांव से कोई वायदा किया है क्या? देखो, वो तो युवाओं के लिए पहले भी समय समय पर जैसी एक्टिविटीज दी गई हैं, युवा खेल भी रहे हैं, और मैं कहता हूँ सभी को करना चाहिए। एक को तो पूरे क्या गांव को आप- सहयोग करना क्या चाहिए। आपके अगर प्रत्याशी आपने को आपने इस जो तरीके का आपने जो नशों की बात की, नशा प्रवृत्ति को हमारे युवाओं को हम कैसे बचाएंगे? अगर इसको हम ग्रुपबाजी और पार्टीबाजी में ले जाएंगे तो ये हमारे बच्चों का भविष्य नहीं हो सकता। हमें ये इसको चीज़ को बढ़ाना चाहिए, इनको खेल संसाधनों को बढ़ाना चाहिए। इसमें हमें ग्रुपबाजी और पार्टीबाजी पर वेट नहीं लेना चाहिए। नहीं, ग्रुपबाजी तो हमें नहीं करनी चाहिए। आप कामरेड हो, आप वकील हो, दोनों आरटीआई के मैं ये मानता हूँ कि दो पहलू हो। आपने कभी क्या ऐसा कोई प्रावधान किया है कि अभी गांव में कब्जा जो जोड़ पायतन है या जैसे भी गलियों में कब्जे, क्या आपने कभी कानूनी कोई ऐसी सिस्टम बनाया है क्या कि हम इससे निजात कैसे पा सकते हैं? आपकी बात, जो आपका कहने का मतलब कब्जा हो रखा है गाँव में। गांव में कब्जा है, जोड़ पायतन पर कब्जा है और भविष्य में और होंगे। नहीं, जिस किसी के पास भी जो डॉक्यूमेंट है किसी ने जारी कर दिया तो उसको अपने कब्जा कैसे मान सकते हैं? आप वकील हो, आप चैलेंज करो उसको, कोर्ट चैलेंज में भी ये करो, फर्जी है। कोई अथॉरिटी उसको दे रही है कि आप यहाँ पर रहने के लिए एलिजिबल हो, तो वो है एलिजिबल है वहाँ पे, उसको अब मैं किसी को अपना ड्राइविंग लाइसेंस दिखवाऊं, किसी पुलिस वाला मेरा ड्राइविंग लाइसेंस देखे और वो मेरे को कहे कि ये फर्जी है, डुप्लीकेट है, तो वो तो वही बताएगा ना कि ये फर्जी है भाई, और उसको साबित तो मैं ही करूंगा। हाँ, सबकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो तो क्या आपने कभी आरटीए के मार्फत कभी ये पूछा है पंचायत से दोनों ने कि जोड़ पायतन के जो जोड़ थे वो कहाँ गए? जो 2 बीघे के जोड़ थे वो 100 फीट के या 200 फीट के कैसे रह गए? आप दोनों से मैं पर्सनल पूछना चाहता हूँ, या आप दोनों ने ऐसे कभी कोई प्रयास किए हैं क्या? हाँ या ना? जोड़ पाए ये अतिक्रमण वाले में तो एक बार आप जारी हुआ है, आप आंदोलन करता है इसलिए बताएं। आरटीआई से देखा था, तो उसमें पता चला कि इस गांव के अंदर काफी जगह थी। आरटीआई आपने लगाई है? पहले वो साथी ने सूचना मंगवाई थी, हमने उसको देखा था एक बार। तो उसमें जब देखा तो इस गांव के अंदर चारागाह भी था, इस गांव के अंदर 8-8 बीघा के अंदर जोड़ पायतन भी थी। लेकिन जो वकील साहब जी कह रहे हैं कि उसको उन्होंने दूसरे तरीके से कन्वर्ट कर दिया। अब बात ये आती है मुद्दे की कि जब उसको प्लाटों के अंदर हम कन्वर्ट कर रहे थे, अगर उसमें से 25% क्षेत्र को भी हम किसी हॉस्पिटल के नाम पर, किसी स्कूल के नाम पर, किसी स्टेडियम के नाम पर करते, तो आज ये अतिक्रमण वाला मत जोहड़ को गायब करती वक्त हम उसको सार्वजनिक जगह भूमि को काम लेते तो वो ज्यादा ज्यादा उपयोग अच्छा रहता। देखिए, आप भी कोर्ट में बैठते, क्या कभी आपने आरटीआई लगाकर कोई ऐसा प्रावधान किया? हर चीज़ की अलग अलग परिस्थितियाँ रही हैं। जब मान लो पहले की बात करें तो आबादी बहुत कम थी, अब ढाबा में तकरीबन 15,000 या 16,000 की आबादी होगी, तकरीबन 7800-7600 तो वोट हो गए हैं। जैसे जैसे आबादी बढ़ती गई वैसे वैसे एरिया का विस्तार होता गया। तो ये तो अपने गांव में नहीं है, सभी एरिया में, सभी में जगह की प्रॉब्लम है, ये तो समस्या ही है। लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो सारी अपने ढाबा गाँव में उपलब्ध है। यहाँ पे 2 बैंक का, कितने स्कूल है, यहाँ पे सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। वार्ता थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी दर्शकों के लिए और वीडियो देखना आसान नहीं होगा। आप अपने प्रत्याशी के पक्ष में जो बात जनता से वोट का अनुग्रह कैसे कर सकते हैं वो करिए। कि आपके प्रत्याशी का क्या निशान है और किस तरीके से आप गांव वालों से अपील कर सकते हैं, ये बताइए। देखो, हमारे जो प्रत्याशी, जिससे युवा वर्ग को कुछ उम्मीद दिख रही है, कुछ बदलाव दिख रहा है, तो युवा वर्ग ही उसी के साथ जो है ज़्यादा लगे हुए हैं। और हम जब 28 तारीख को मतदान होगा तो हम तो अपील यही करेंगे
कि वो कुछ बदलाव लाते हुए सभी अपने पिछले कैंडिडेटों के साथ तुलना करते हुए 28 तारीख को ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान करें और इनका जो चुनाव निशान सिमरनजीत कौर का जो ब्रुश का निशान है उस पर ज़्यादा से ज़्यादा मतदान करेंगे, ताकि जो बदलाव की बात करते हैं ये 5 साल बाद चुनाव फिर आ जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं होती है। हमें हर प्रत्याशी को आजमाना चाहिए। हम तो यही जनता से अपील करते हैं कि 28 तारीख के दिन। सुरेंद्र जी, आप अपने प्रत्याशी के लिए गांव वालों से किस तरीके की क्या अपील करना है? हम तो ये सभी से हाथ जोड़कर ये निवेदन करते हैं कि मनीराम जी जो चुनाव लड़ रहे हैं, सरपंच साहब पूर्व सरपंच रहे हैं, अब उनका चुनाव निशान दोबारा है। युवा साथी सभी मेरे भाई बहन मित्र, उनको लास्ट मौका ये देना चाहिए। उनका ये लास्ट चुनाव है। सारे हाथ जोड़ के निवेदन है कि मनीराम जी ने जिताओ। दर्शकों के लिए ये सभा यही समाप्त की जाती है वार्ता, और कल भी एक वार्ता फिर लाइव रखूंगा। मैं कल की वार्ता लाइव रखूंगा हर हालत में। आप सबको प्रणाम।